Hello students, this is the second part of class 10th chemistry chapter periodic classification of elements. इससे पिछले वाले पार्ट में हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के कुछ अर्लियर अटेम्प्ट्स बताए थे, जिसमें डॉवर्नियर ट्राइड्स और न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ उनकी अचीवमेंट और उनकी लिमिटेशन तो ये बताई थी। तो उसके बाद में जो उस टाइम पर जो सबसे अच्छी और सबसे बेहतर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का किया था वो था मेंडलीफ, और उन्होंने पूरी की पूरी एक चार्ट या टेबल बनाई थी जिसे हम मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने पहले से ही लिख रखा है, देखें। सबसे पहले मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। मेंडलीफ ने वो टेबल बनाने के लिए कौन सा लॉ यूज किया या किस बेसिस पर उन्होंने वो अपना चार्ट बनाया, उसे देखें। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग जो है रिपीट होती रहती हैं। तो उन्होंने जो भी रिपीटेशन था उस हिसाब से एलिमेंटों को सिमिलर जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें एक ग्रुप में, और जो डिसिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले थे उन्हें डिफरेंट ग्रुप में रखा। तो उनका जो बेसिक लॉ था वो था कि अगर एलिमेंटों को हम उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, इंक्रीजिंग मास ऑर्डर में अरेंज करें, तो एलिमेंट अपने आप जो अपनी प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उन्हें रिपीट करते हैं। ठीक है ना। दोबारा से अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, फिजिकल और जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की, वो आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि वो रिपीट होती हैं अपने एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग। अब ये आता है पीरियोडिक फंक्शन। बोलो रिपीटेशन होता है, तो पीरियोडिक फंक्शन होता क्या, या पीरियोडिसिटी क्या होती है उसे समझें। सेकंड आपकी डेफिनेशन आती है पीरियोडिसिटी। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर of their increasing atomic masses, elements with similar properties are repeated after certain regular interval. This repetition is called periodicity of the properties. यानी कि वही ऊपर वाली चीजें, periodicity का मतलब ही है कि अगर आप एलिमेंटों को उनके मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो एक सिमिलर रेगुलर इंटरवल के बाद में प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटेशन किसका, प्रॉपर्टीज का, किनकी का, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन ही पीरियोडिसिटी बोला जाता है। उसके बाद में मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्या है उसके बारे में समझें। इट मे बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट और अ चार्ट विच क्लासिफाइज ऑल द नोन एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज are placed in the same vertical column and dissimilar elements from one another placed to different vertical columns। ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक चार्ट है जिसमें एलिमेंट्सों को उनकी प्रॉपर्टीज के अलोंग क्लासिफाई किया गया है, और जो जो एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज थी उन्हें एक वर्टिकल कॉलम में रखी गई हैं, और जो डिफरेंट में थे उन्हें डिफरेंट कॉलम में रखा गया है। तो ये आपका मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की पूरा एक चार्ट दे रखा है किस तरह से एलिमेंट अरेंज किए हैं। तो वो आप चार्ट अपनी एनसीईआरटी की बुक से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये 3 टॉपिक मेन टॉपिक हैं। कई बार आ जाता है बोर्ड में, राइट द मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, डिफाइन पीरियोडिसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, इस तरह से। तो आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करें। तो उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, नोट करें इसे। के बाद में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, क्या वो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में क्या चीजें हैं, उसे देखते हैं। नंबर फर्स्ट, 7 horizontal columns called periods. These are numbered from 1 to 7. तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में जो है
7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स थे जिन्होंने उसे नाम दिया पीरियड, ठीक है ना। इस तरह से जो है 7 थे जिसको उन्होंने नाम दिया पीरियड्स, और उन्हें 1 से लेकर 7 तक की नंबरिंग दी। उसके बाद 8 वर्टिकल कॉलम्स, 8 इस तरह से वर्टिकल कॉलम्स थे कॉल्ड ग्रुप्स, जिन्हें ग्रुप बोला गया। दीज आर डिजाइन्ड एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। जैसे ग्रुप में ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ, इस तरह से डिजाइन किया गया। एक्सेप्ट ग्रुप 8 यानी कि 8वें ग्रुप को छोड़कर ईच ग्रुप डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स डिजाइन्ड एज ए एंड बी। 8वें ग्रुप को छोड़कर जो सभी ग्रुप थे 1 से लेकर 7 तक, उन्हें ए और बी के 2 सब ग्रुपों में डाला, यानी कि ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप फर्स्ट बी, सेम वही ग्रुप सेकंड ए एंड ग्रुप सेकंड बी। इस तरह से उन्होंने जो है 8 वर्टिकल कॉलम्स में ग्रुप्स को डिजाइन किया गया, और उनके भी ए और बी के जो है सब ग्रुप डिजाइन किए, ठीक है ना। उसके बाद अचीवमेंट, जब मेंडली पीरियोडिक टेबल बनी जो कि एक प्रॉपर थी उस समय, उस टाइम के लिए, कुछ उसमें कमियां थी, कमियां भी देखेंगे, पर सबसे पहले अचीवमेंट। इससे मेंडली पीरियोडिक टेबल से उन्हें उस समय क्या लाभ हुआ। तो पहला था सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। इससे हमें सिस्टमेटिक स्टडी करने को मिली कि भाई जो सेम सेम एलिमेंट्स हैं उन्हें एक ग्रुप में दे रखा है तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, तो हम आसानी से उन्हें याद कर सकते हैं। दूसरा, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके मासेस में थोड़ा सा जो है डाउट था, लेकिन जब वो सही ढंग से अरेंज करे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी एक ग्रुप से मैच कर रही थी तो वो वहां पर डाल दिया गया, तो उस हिसाब से डाउटफुल एटॉमिक मासेस का भी करेक्शन हो गया। उसके बाद पोजीशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कि उस समय कुछ एलिमेंट, उस समय शायद 63 थे, 63-64 के आसपास एलिमेंट डिस्कवरी में थे। आज हमारे पास में लगभग 112-113 के आसपास है। तो उस समय जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम नहीं मिल रही थी और वो उस समय नेचर में या उस समय की डिस्कवरी में खोजे नहीं गए थे, उन्होंने उन्हें गैपिंग दे दी कि भाई इस प्रॉपर्टी का एलिमेंट यहाँ पर आगे जब फ्यूचर में खोजबीन होगी तो इस प्रॉपर्टी का एलिमेंट यहाँ पर आएगा। और वास्तव में जब आगे 156 के बाद में और 112 तक के एलिमेंटों की डिस्कवरी, तो कुछ ऐसे एलिमेंट जो कि मेंडली पीरियोडिक टेबल में खाली जगह छोड़ी गई थी वहीं पर ही आए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई उन्होंने फ्यूचर के लिए पहले से ही पोजीशन दे रखी थी कि इस तरह के एलिमेंट्स भी नेचर में हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे न्यूलैंड्स ऑप्टिक्स लॉ के न्यूलैंड्स ने जो लॉ दिया था उसमें कि भाई केवल 40 मास यूनिट तक के एलिमेंट हैं, उससे ज्यादा है ही नहीं, तो उसका ये उल्टा था, उन्होंने बाकायदा जगह छोड़ी थी। उसके अलावा पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के लिए पोजीशन दी कि वो गैसेस जो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं उनके लिए भी उन्होंने 8th ग्रुप, जो हमारे पास में 8th ग्रुप है, ये नोबल गैस ग्रुप या जीरो ग्रुप बोला जाता है। तो इसे नोबल गैसेस को भी उन्होंने पोजीशन दी कि भाई बाद में जो ऐसी गैसेस हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करती, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनके लिए भी उन्होंने जो है पोजीशन दी, ठीक है। तो ये थे आपके अचीवमेंट। अब लिमिटेशन देख लें, थोड़ी सी नोट करें इसे तब तक। उसके बाद में मेंडली पीरियोडिक टेबल की कुछ लिमिटेशन, कुछ कमियां थी, उन्हें और देखते हैं। तो पहली थी एनोमोलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन आज तक जो है कह सकते हैं कि फिक्स नहीं हो पाई है। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी फर्स्ट ए ग्रुप से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टी आपकी जो है 7th वाले ग्रुप से मिलती हैं। तो हाइड्रोजन की पोजीशन को प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाई मेंडली कि भाई इसे किस ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज उसकी जो है 7th वाले से भी मिलती थी और कुछ उसकी फर्स्ट वाले से भी मिलती थी, तो उन्होंने उसे फर्स्ट ग्रुप में रखा। लेकिन भाई जब प्रॉपर्टी सेम है तो उसे 7th में भी रख सकते थे, तो उस हिसाब से उसकी पोजीशन अभी भी जो है एनोमोलस ही है। उसे प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया है कि वो फर्स्ट ग्रुप में क्यों है या 7th में क्यों नहीं है। उसके अलावा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के बारे में, क्योंकि आइसोटोप्स की डिस्कवरी मेंडली पीरियोडिक टेबल के काफी समय बाद हुई, तो उस समय तक पता नहीं था कि आइसोटोप्स होते हैं, क्या होते हैं। तो आइसोटोप्स की पोजीशन के बारे में उन्होंने अपनी टेबल में कोई जगह
या कोई ऐसा स्थान नहीं दिया कि वहां पर आइसोटोप्स आ सकते हैं, ठीक है ना। आइसोटोप्स, आइसोबार्स आपने 9th में पढ़ रखे हैं वैसे। आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक मास जो एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। जैसे आइसोटोप की बात करें, अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखते हैं तो 1H1, 1H2, 1H3 एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो इस तरह की उन्होंने पोजीशन की भाई इन्हें कहाँ रखा जाएगा, क्योंकि तब तक डिस्कवरी हो नहीं पाई थी, तो आइसोटोप्स के बारे में भी वो ढंग से नहीं बता पाए। उसके अलावा एनोमोलस पोजीशन ऑफ सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स जो इस तरह से थे कि भाई मेंडली पीरियोडिक टेबल ने अरेंजमेंट किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ एलिमेंट उन्होंने इस तरह से रख दिए जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, चाहे मास में कुछ डिफरेंस हो लेकिन प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन उन्होंने जो रूल दिया था उसके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहिए था। तो उसी एग्जांपल में जैसे कॉपर का एटॉमिक मास है 58.93 और निकल का है 58.71, तो कॉपर पहले आना चाहिए क्योंकि निकल पहले आना चाहिए क्योंकि निकल का मास कम है और 58.93 कॉपर का ज्यादा है, तो कॉपर पीछे आना चाहिए भाई अगर आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो। लेकिन उन्होंने निकल को पहले कॉपर को पहले रखा और निकल को बाद में रखा, यानी अपने ही रूल के अपोजिट में, क्योंकि प्रॉपर्टीज उस ग्रुप के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज की थी। सेम यही काम उन्होंने टेलुरियम और आयोडीन के साथ किया। टेलुरियम का एटॉमिक मास है 127.6, आयोडीन का 126.9, तो भाई आयोडीन का वेट ज्यादा है लेकिन आयोडीन उन्होंने पहले रखा और टेलुरियम उन्होंने बाद में रखा। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स के पेयर थे जो अपने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो है अरेंज नहीं थे उन्हीं की पीरियोडिक टेबल में। उसके अलावा लास्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, यानी कि कुछ ऐसे थे कि उन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी लेकिन उन्हें डिफरेंट ग्रुप में रखा। जैसे कॉपर एंड मरकरी, कॉपर और मरकरी हैव मेनी सिमिलर प्रॉपर्टीज बट कॉपर प्लेस्ड इन फर्स्ट बी एंड मरकरी इन सेकंड बी। तो भाई प्रॉपर्टी सेम है तो सेम ग्रुप में आना चाहिए, लेकिन कॉपर और मरकरी की प्रॉपर्टी सेम होने के बावजूद उन्होंने दोनों को अलग अलग ग्रुप में रखा। तो ये कुछ उनकी लिमिटेशन थी जो आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सही कर दी गई, ठीक है। तो आज हमने आपको पूरा मेंडली पीरियोडिक टेबल लॉ, क्या उसकी अचीवमेंट थी, क्या उनकी लिमिटेशन थी, ये आपके सब डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।